हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी। हम लोग दो सब्जेक्ट साथ लेकर चलेंगे, साइंस एंड पॉलिटी। तो साइंस का पहला लेक्चर का मिल चुका है, बायोलॉजी बायोलॉजी का। इसमें हमने सेल पढ़ा था काफ़ी डिटेल में। एनसीईआरटी का सारा चीज़ें कर लिया था एंड उसके बाद पीवाई क्यूज का भी जो भी फैक्ट थे वो हमने नोट्स में कवर कर लिया था। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग पॉलिटी का भी जिक्र करेंगे। सारे चीज़ अच्छे से करेंगे, एक बेहतरीन वे में करेंगे। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका जो लेक्चर चल रहा है, आपका जो 71st बीपीएससी आ रहा है ना, उसमें भी हेल्पफुल होगा। और मे भी हम लोग बीपीएससी वाले जनरली क्या करते हैं, यूपीपीसीएस भी देते हैं। तो अगर यूपीपीसीएस दे रहे हो तो यूपीपीसीएस में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज का चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है ब्रिटिशर्स का, कि ये लोग कब आए, क्या सिचुएशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू हुई। ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा एक ब्रीफ वे में देख लेते हैं। हुआ क्या था, 1600 का टाइम था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, रूलर ऑफ इंग्लैंड से रूलर ऑफ इंग्लैंड से चार्टर इशू करवाया। चार्टर इशू किया, उसमें रूलर ऑफ इंग्लैंड कौन थे, क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, और चार्टर क्या इशू करवाया कि उन्हें एक मोनोपोली दिया जाए। मोनोपोली दिया जाए क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए ईस्ट के साथ। ठीक है, अब क्यों करना था उन्हें ट्रेड ईस्ट के साथ, क्योंकि उस समय क्या था कि जो कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लॉथ्स, इस सब का काफी बढ़िया क्वालिटी में काफी ज्यादा डिमांड थे। ठीक है, काफी ज्यादा डिमांड थे इंग्लैंड वाला रीजन में। ठीक है, उन सारे रीजन में काफी ज्यादा डिमांड थे। और जो पहले से थे, डेट में जो पुर्तगीज थे 1498 में ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे। जो 1498 में कौन आया था, पुर्तगीज का वास्को डिगामा। ठीक है, वो ऑलरेडी आ चुके थे। ये लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर रहे थे। ठीक है, इसी को देखते हुए ये लोग भी, ब्रिटिशर्स भी सोचे कि हमें भी चलना चाहिए और प्रॉफिट कमाना चाहिए, क्योंकि मार्केट है और प्रॉफिट कमाना कोई गलत बात नहीं है। तो इसी सिलसिले में 1608 में 1608 में सबसे पहले आपका कैप्टन हॉकिंस साहब आए। कैप्टन हॉकिंस साहब किस शिप से आए थे, तो शिप का नाम था हेक्टर। सूरत में आए, जहांगीर से उन्होंने डिमांड किया ट्रेडिंग फैक्ट्री का लगाने का, बट वहां पे उन्हें फैक्ट्री लगाने का परमिशन नहीं दिया गया। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट इस सबका इशू नहीं मिला। फिर उसके बाद 1612 में 1612 में आपके कैप्टन बिश साहब है। कैप्टन बिश साहब आए, और इसी समय क्या हुआ था, बैटल ऑफ स्वाली हुआ। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली हुआ ना, तो बैटल ऑफ स्वाली में इन्होंने पुर्तगीज को हरा दिया। अब पुर्तगीज को हराया तो जो जहांगीर साहब थे ना, काफी ज्यादा खुश हो गए। जो जहांगीर थे काफी ज्यादा खुश हो गए। तो उसी खुश होकर उन्होंने आपको ट्रेडिंग फैक्ट्री लगाने का परमिशन दे दिया। इतना तक तो क्लियर है। अब आगे क्या हुआ कि पहले से पुर्तगीज आगे रखा था, अब आ गया ब्रिटिशर्स आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि आपको डच भी आ गए एंड उसके बाद फ्रेंच भी आ गए। तो पुर्तगीज, ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच, ये टोटल 4 ट्रेडिंग कंपनी आ चुके थे इंडिया में। अब 4 ट्रेडिंग कंपनी आ चुके थे, तो अब चारों लोगों का डिमांड वही था कि ये सारे प्रोडक्ट ले जाना और हाई प्रॉफिट करना है। तो इसमें क्या हुआ, कंपटीशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस क्या करेगा, सर्व करेगा। अब प्राइस सर्व करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो क्या होगा, कम होगा। होगा ना, बिल्कुल होगा। तो इसी कारण ये लोग एक दूसरे का क्या करेंगे, चीजों को, मतलब ट्रेडिंग जो पोर्ट था वो लोग का, फैक्ट्री था, वो सारे चीजों को ब्लॉक करना, जलाना, ये सब करना शुरू कर दिया। तो इसी तक फियर में तो एक तो फियर तो होगा ना कि अरे यार मेरे ट्रेडिंग पोर्ट को कोई जला देगा कैसे, जो हमारा फैक्ट्री को कैसे जला देगा।
तो लोग क्या करने लगा, इसको फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया, ब्रिटिशर्स लोग फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया। अब इसी सिलसिले में आप किसी एरिया में फोर्टिफिकेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ का लोकल रूलर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं डिनाई करता है, अगर आप फिर से करते हो तो यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू होगा ना। तो इसी सिलसिले में लोकल रूलर से इनका प्रोटेस्ट वहां भी होना शुरू हुआ। तो पहले तो आया था ट्रेडिंग कंपनी बन के, लेकिन फिर से क्या हुआ, पॉलिटिक्स में लोग इंटर करने लगे। ठीक है। और हाँ, एक चीज जो फैक्ट भूल गया था कि 1613 में पहला फैक्ट्री बनाया था सूरत में ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। अब थोड़ा चल लेते हैं बंगाल की तरफ। तो बंगाल की तरफ में 1651, 1651 डेट याद रखना, हुगली रिवर के किनारे पहला फैक्ट्री बना था। ठीक है। उसके बाद 1696 के अराउंड वहां पे फोर्ट फोर्ट के अराउंड सेटलमेंट भी शुरू होना शुरू हुआ। ठीक है, सेटलमेंट शुरू होना शुरू हो गया। वहाँ के जो कंपनी ऑफिशियल्स एंड ऑल थे ना, वो रहना शुरू किए। देन 1609 के टाइम, 1698 के टाइम पे हुआ क्या कि जो तुम्हारे मुगल्स को ये जो कंपनी ऑफिशियल थे घूस दिए उसका वहाँ के लोगों को, एंड वहाँ पे 3 विलेज पे जमींदारी राइट्स लिए। तो 3 विलेज का नाम क्या था, कालीकटा, गोविंदपुर एंड सुतरमती। ठीक है, ये 3 विलेज पे इन्होंने जमींदारी राइट दिया। फिर एक काफी एक इनके साथ बढ़िया चीज क्या हुआ कि 1717 में जो फर्रुख सियार था, उन्होंने क्या किया, एक फरमान जारी किया जिसमें अधिकार दिया कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इन्हें तो अधिकार मिला था ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए सिर्फ कंपनी को, बट ब्रिटिशर्स क्या करने लगे कि जो उनका जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो प्राइवेट ट्रेड करते थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो ड्यूटी पे नहीं करते थे। अब ड्यूटी पे नहीं करने से क्या हुआ, बंगाल में जो रेवेन्यू था उसमें इशू क्रिएट होना शुरू हुआ, उसका डाउनफॉल होना शुरू हुआ। ठीक है। अब इसी कारण वहाँ के जो नवाब थे वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर, ऑब्वियसली करेंगे ना, प्रोटेस्ट करना शुरू किए। तो जैसे जैसे नवाब का कुछ देख लेते हैं, जैसे मुर्शिद कुली खान थे, वो भी प्रोटेस्ट करना शुरू किए। अली वर्दी खान थे, सिराजुद्दौला था, मीर जाफर था, ये सारा क्या हुआ, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, है ना, अलग अलग टाइम पीरियड पे। तो बात क्या हुआ कि 1756 में अली वर्दी खान अली वर्दी खान का डेथ हो जाता है। उसके बाद नवाब बन जाता है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला बना तो नवाब, लेकिन कंपनी चाहता था कि कोई यहाँ पे पपेट रूलर बने, कि ताकि उनका जो ड्यूटी का जो लेके जो इशू क्रिएट हो रहा है ना रेवेन्यू के लेके, वो उनका सोल्व हो जाए। जब इस सिराजुद्दौला को पता चलता है तो काफी ज्यादा मतलब गुस्से में आता है एंड ऑल, और वो 30,000 सैनिक के साथ, ठीक है, 30,000 सैनिक के साथ क्या करता है, जो इंग्लिश का जो फैक्ट्री है कासिमा बाजार में ना, कासिम बाजार में, उसको कैप्चर कर लेता है। और वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे एंड ऑल को उसको डिसआर्म करके वेयर हाउस में बंद कर देता है। जिससे काफी लोगों का डेथ होता है वहाँ पे, है ना। इसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। एक मतलब एक काफी एक इम्पोर्टेंट घटना था। तो इसी सिलसिला में जब रॉबर्ट क्लाइव है उसको पता चलता है, तो वो क्या करता है कि जो उसके जो जो सिराजुद्दौला के जो एक है, मतलब मीर जाफर था उनके साइड में, तो उसको अपने साइड करने के लिए उसको क्या करता है, ऑफर देता है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ का इस सिराजुद्दौला को हटाकर तुम्हें यहाँ का नवाब बना दूंगा। तो फिर क्या होता है, तुम्हारा बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी किसी इसके बीच में, सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। बट यहाँ पे क्या होता है कि वो ऑलरेडी जो मीर जाफर है उसको क्या कर लेता है, अपने बस में किए हुए रहता है, मतलब कि हाँ तुम्हें लोभ दिया हुए रहता है कि तुम्हें मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे एक फाइट ही नहीं होता है, मतलब फाइट ही नहीं होता है। ठीक है। और इजली क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो जीत जाता है, और वहां पे सिराजुद्दौला को एसेसिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या बनता है, फिर कौन बनता है, मीर जाफर नवाब वहां बनता है।
लेकिन वो क्या करता है, वो भी कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, क्योंकि इशू क्या हो रहा है आपका, अगेन रेवेन्यू एंड ब्रिटिशर्स का उनके डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करना, है ना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना, तो भी क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है। तो फिर जो ब्रिटिशर्स थे, वो मीर कासिम को वहां का नवाब बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन मीर कासिम भी प्रोटेस्ट करता है, तो प्रोटेस्ट करता है, तो वहां पे फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बैटल। इसमें क्या होता है कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू, ये लोग एक साथ होते हैं, और दर्शक में ब्रिटिशर्स होता है, ठीक है। तो इस बैटल में अगेन मीर कासिम लोग का हार हो जाता है, एंड ब्रिटिशर्स का जीत हो जाता है। तो बैटल ऑफ बक्सर में किसका हुआ, ब्रिटिशर्स क्या हुए, जीत जाते हैं, राइट। अब क्या हुआ कि 1765 में, हाँ नहीं, एक चीज और जो मिस हो गया है वहां पे, फिर ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है, उसमें क्या होता है कि मीर जाफर को, ऐसे देखा जाए तो मीर जाफर को रीइंस्टेट कर दिया जाता है, लेकिन उसको क्या होता है कि आपको 5 लाख पर मंथ कंपनी को देना है। इससे देखा जाता है कि जो ग्रीड था, जो लोभ था कंपनी का, वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। एंड जो नवाब जो अवध के थे, उनको एक पपेट रूलर बना दिया जाता है, और जो मुगल एम्परर शाह आलम टू था, उसको एनुअल पेंशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको एनुअल पेंशन दिया जाता है। इतना तक तो क्लियर हो गया, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद एंड ऑल। उसके बाद 1765 में मीर जाफर का डेथ हो जाता है, ठीक है। फिर रॉबर्ट क्लाइव का एक स्टेटमेंट आता है क्या, कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्फ, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्फ। दैट मीन्स अब हमें ही यहाँ का बागडोर संभालना है डॉल। फिर वही 1765 में कंपनी को एज ए दीवान बनाया जाता है बंगाल प्रोविंसेस का। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, एक वास्ट रेवेन्यू जो होता है, उसको, मतलब जो रेवेन्यू है उस पर उसका अधिकार हो जाता है यूज करने का, ठीक है। तो जो यूज ऑफ रेवेन्यू वहां पे वो इजिली कर सकता था। तो पहले क्या सीन था ना, कि जो यहाँ का से जो प्रोडक्ट है सब खरीदने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्री से इंपोर्ट करते थे गोल्ड और सिल्वर, ताकि इंडियन गुड्स को हम वो बाई कर सके। लेकिन जैसे ही ये हुआ, जैसे ही उन्हें दीवान बनाया गया, ये चीजें का स्टॉपेज लग गया। मतलब सिल्वर, गोल्ड गोल्ड एंड सिल्वर को अब वो लोग इंपोर्ट करना बंद कर दिए, क्योंकि उनका जो भी प्रोडक्ट खरीदने का जो भी डिमांड था, एंड जो भी था, वो सारा बंगाल का जो रेवेन्यू था, उसी से ये लोग का पूरा होना शुरू हो गया। तो पूरा होना शुरू हो गई, ठीक है। वो इजिली कंपनी के फाइनेंस को एक्सपेंस कर लेते थे। तो ये सारा चीजें होना शुरू हुई, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, इतना तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, मिस मैनेजमेंट एंड करप्शन कंपनी में शुरू हो चुका था। 70 के टाइम में, 70 के टाइम में तुम्हारा जो बंगाल में फरमान आया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये लोग का जो क्या था, मिलिट्री एक्सपेंसेस बढ़ गया था, मिलिट्री एक्सपेंसेस बढ़ गया था। एंड 72 के टाइम में ना, कंपनी जो था वो बैंक के कगार पे खड़ा हो गया, ठीक है। एंड उसी चक्कर में जब कंपनी बैंक के कगार में खड़ा हुआ, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1.4 मिलियन यूरो का डिमांड करता है, ठीक है। तो उस समय जब वहाँ के जो पार्लियामेंट था ना, ब्रिटिश वाला, वो लोग सोचने लगा कि आखिर जब कंपनी इतना वहाँ का रेवेन्यू जनरेट करे, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ये क्या ऐसा सीन हुआ कि लोग बैंक का एंड ऑल का करना शुरू किए। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स में प्राइम मिनिस्टर थे, ए नॉर्थ गवर्नमेंट में, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ 1772 के टाइम में उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाया, ठीक है, कि आखिर क्या ऐसा रीजन है कि ये सारा चीजें हो रहा है। तो एक था
सेक्रेट कमेटी और दूसरा था स्पाई कमेटी। ठीक है, इन दो कमेटी को बनाया गया ताकि इंडिया में जाके इन्वेस्टिगेट करेगा कि मैटर क्या है। ठीक है, ये दोनों कंपनी अपना रिपोर्ट सौंपे और उसके बाद एक स्टेप शुरू होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल करने का कंपनी को एंड ऑल। ठीक है, तो उसी के बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट 7070। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आपका रेगुलेटिंग एक्ट 7073। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो थोड़ा बहुत फिर से बैकग्राउंड देखते हैं क्या था। मिस गवर्नेंस था बंगाल रीजन में। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, इनएफिशिएंसी हो गया था, ज़्यादा बढ़ गया था कंपनी का, एंड करप्शन ज़्यादा होने लगा था। करप्शन के चक्कर में इनएफिशिएंसी होने लगा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब बंगाल जो 7070 के टाइम में बंगाल में फेमाइन आया। ठीक है, फेमाइन आया ना, तो उसमें अप्रोक्स 10 मिलियन डेथ हुआ लोगों का, बट कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया गया। ऊपर से टैक्स भी इंक्रीज कर दिया गया था, है ना, कोई रिलीफ यहाँ भी नहीं मिला। एंड आफ्टर दैट बैंक करप्सी हुआ। ठीक है, बैंक करप्सी हुआ 7072 में, और उसके बाद 1.4 मिलियन जो लोन का डिमांड किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो ये सारा चीजें जब हो रहा था बैकग्राउंड में, तो वहाँ के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को खटकने लगा कि आखिर ऐसा क्या कर रहा है ये लोग कंपनी, कि ये लोग को प्रॉफिट भी कमा रहा है फिर भी ये लोग बैंक करप्सी के कगार पे है। तो वहाँ के जो पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने दो कमेटी फॉर्म किया। फर्स्ट वन इज सीक्रेट एंड सेकेंड वन स्पाई, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है ना, डे टू डे अफेयर्स, उसको इन्वेस्टिगेट करे और वहां से रिपोर्ट सौंपे। तो जब रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सौंपा गया, ठीक है, तो उसी के परिणाम हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 है उसको पारित किया गया। ठीक है, अब इसका प्रोविजन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो फर्स्ट था जो गवर्नर, जो बंगाल के थे ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। जनरल ऑफ बंगाल क्यों किया गया, इसका रीजन ये था कि जो दो प्रोविंसेस थे, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, मद्रास एंड जो बॉम्बे प्रेसिडेंस था, उसको क्या कर लिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है उसके अंदर डाल दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था ना, वो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट जीजीबी वारेन हस्टिंग। ठीक है, वारेन हस्टिंग है, देखो, जो कि असिस्ट करते थे किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। उनको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, जिसका मेंबर कितने थे, 4 मेंबर थे। ठीक है, और जो डिसीजन मेकिंग होता था ना, डिसीजन मेकिंग होता था वोटिंग सिस्टम से होता था। ठीक है, वोटिंग सिस्टम से होता था कि जो मेजोरिटी, जिसके फेवर में मेजोरिटी आएगा वही चीजें पारित होगा। तीसरे चक्कर में क्या होता था, काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट होना शुरू होने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर्सेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं, थोड़ा बहुत एक फैक्ट है क्या, कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थे उसका जो गवर्नर था अलेक्जेंडर विंच। ठीक है, एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था क्या था, थॉमस रमबोल्ड। विंच एंड बोल्ट, विंच या फिर रम ऐसे याद कर सकते हो। मद्रास का क्या था, विंच था। बॉम्बे क्या था, रम था। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, थर्ड देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता में। ठीक है, 7074, फोर्ट विलियम कलकत्ता। जो उसमें क्या था, मेंबर कितने थे, एक तो चीफ जस्टिस होते थे और 3 अदर जज थे। ठीक है, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस उसका नाम था इलीजा इम्पे, इलीजा इम्पे। ठीक है, और इसका जुरिडिक्शन क्या था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, किसके, ब्रिटिश, जो ब्रिटिश सब्जेक्ट थे उसके ऊपर इसका जुरिडिक्शन था। उसके बाद क्या नया नया प्रोविजन आया, जो कंपनी के जो सर्वेंट थे ना, उनको प्राइवेट ट्रेड करने का अलाउ नहीं हुआ, और ना ही आप ब्राइब ले सकते हो। ठीक है, देन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था
जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको रिपोर्ट करना होता था रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स पे। ठीक है। जो कंपनी का डिविडेंड था उसको 6% तक लिमिट कर दिया गया, जब तक आप गवर्नमेंट का लोन रीपे नहीं करते हो। ठीक है। एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसका टर्म कितना किया गया, 4 ईयर्स। जो टोटल मेंबर्स हुए कितने, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टोटल मेंबर्स हुए कितने, 24, जो कि 1/4 जो थे ना, 1/4 एवरी ईयर रिटायर करते थे, एवरी ईयर 1/4 रिटायर करेंगे। लेकिन प्रोविजन ये भी दिया गया कि वो री इलेक्ट किए जा सकते हैं। तो अगर फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पासेज ऑफ 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वारेन हस्टिंग थे। उनको असिस्ट किया जाता था 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे उनके थ्रू जो डिसीजन होता था मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम से होता था। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है ना, एंड गवर्नर ऑफ मद्रास जो था वो प्रेसिडेंसी था, वो किसके अंदर आ गया, बंगाल के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम कलकत्ता में। उसमें कितने थे, फर्स्ट एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 अदर जज होते थे। फर्स्ट सीजे का होता है एलिजा इम्पे। ठीक है। कंपनी सर्वेंट को फिर अलाउ नहीं था प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब को लेके। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, उनको रिपोर्ट करना होता था रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स पे। और कंपनी का जो डिविडेंड था उसको लिमिट कर दिया गया 6% पे, जो कि तब तक था जब तक वो गवर्नमेंट का लोन रिपे नहीं करते हैं। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, सिग्निफिकेंस ये हुआ कि पावर का सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। ठीक है। पहले क्या था कि देख रहे हो ना, ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी बॉम्बे एंड जो मद्रास था, उनको क्या लाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर लाया गया। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू हो गया ना। उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म आया। ठीक है। जुडिशियल रिफॉर्म डेट में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और फर्स्ट स्टेप पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कंट्रोल होना शुरू हो गया ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया एंड ऑल, जिसे क्या कंट्रोल करने का डिसीजन जो कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है ना। अब लिमिट क्या था, लैक ऑफ वेटो पावर थे। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके पास वेटो पावर नहीं था। इसी कारण ऑफन कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था उनका। जो जुरिडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का वो अनक्लियर था। इसी कारण क्या होता, जो चीफ जस्टिस थे एंड जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसके बीच में क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था अथॉरिटी को लेके। जो रीजनल गवर्नेंस था, ऑब्वियसली रीजनल गवर्नेंस क्या था, वीकेंड होने लगा, कमजोर होने लगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आया, उसको हम लोग डिक्लेरेटरी एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इसका जो मेन एम था, डिफाइन करना था जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। जो कॉन्फ्लिक्ट होता था सुप्रीम कोर्ट एंड जीजी के बीच में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम जीजी से डिनोट करेंगे, आपको ध्यान रखना। तो जीजी एंड सुप्रीम कोर्ट के जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता था उसी को रिसोल्व करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781। इसका प्रोविजन देख लो, लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। ठीक है। जैसे इनको जो अलाउ नहीं किया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, यहाँ पे इनको इंटरफेयर करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन जमींदार में भी इनको रिस्ट्रिक्शन किया गया, अलाउ नहीं था। जुरिस्डिक्शन जो था उनको लिमिट कर दिया गया वनली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को लेके। ये सारा एक की प्रोविजन था। क्लियर है, क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पे जो पीएम थे, पीएम कौन थे, विलियम पिट द यंगर, इसी के नाम पे आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बैकग्राउंड क्यों हुआ, फेल्यूर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसका प्रोविजन क्या था, अब इसको बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिटिश पोसेशन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, वो उसको बना दिया गया सबऑर्डिनेट टू स्टेट। जो स्टेट का था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, उसके उसको क्या बन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सबऑर्डिनेट बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें कितने मेंबर होते थे, 6 मेंबर होते थे। वो क्या करेगा, इंडियन अफेयर्स रेगुलेट करेगा, इंडियन अफेयर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। जो 6 मेंबर होते थे वो क्या इंक्लूड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर होते थे एंड 4 अदर मेंबर होते थे। ठीक है।
यहाँ पे क्या हुआ, डुअल कंट्रोल सिस्टम आया। डुअल कंट्रोल पहला आया, देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को हैंडल करता था, और उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का था वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को हैंडल करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो हमने पहले ही देख चुका है ना, 24 मेंबर वाला। अब उसमें क्या हुआ, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे ना, उसमें पहले कितने मेंबर्स थे, 4 थे, उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस करके 3 किया गया। उसके बाद एक अगला प्रोविजन आया, जो प्रॉपर्टी है ना, अगर आप प्रॉपर्टी, अब कंपनी का ऑफिशियल्स हो, है ना, तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो डिस्क्लोजर मांगता है कि आप उसको डिस्क्लोज करोगे आपको कितने प्रॉपर्टी है एंड ऑल। ये हो गया आपका किड्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एक क्या कि एक्सटेंड किया कंपनी का ट्रेडिंग मोनोपोली इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। 20 साल के लिए अगले 20 साल के लिए जो कंपनी का जो मोनोपोली था ना, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मेन प्रोविजन यही था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया आपका 1813, 1813। उस समय क्या हुआ था ना, फ्री मार्केट का कंसेप्ट काफी आने लगा। फ्री मार्केट कंसेप्ट काफी ज्यादा फर्निश करने लगा। जो एडम स्मिथ बात किए थे फ्री मार्केट का, वो बहुत ज्यादा वो होने लगा, फर्निश मतलब फर्निश होने लगा वहां पे। तो लोगों ने डिमांड किया कि अभी हमें भी चाहिए फ्री मार्केट का, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन जो है आप उसको रिमूव करो। और इसी कारण क्या हुआ, डिमांड हुआ ओपन ट्रेड को लेके। तो उसी सिलसिले में फिर एक एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1813। इसका प्रोविजन क्या था, जो रूल ऑफ कंपनी है उसको नेक्स्ट 20 ईयर के लिए, 20 साल के लिए, इसका प्रोविजन क्या हुआ कि रूल ऑफ जो कंपनी था, ठीक है, रूल ऑफ जो कंपनी है उसका अनदर 20 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया, पहली बार, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो ट्रेड मोनोपोली दिया गया था उसको रिमूव कर दिया गया। इसमें क्या था, जो चाय था, एक्सेप्ट कितना, जो चाय पे इंडिया में एंड चाइना में, इसको छोड़ के बाकी जो ट्रेड मोनोपोली था उसको हटा दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया, ये टैक्स आप कर सकते हैं, ठीक है, दोज अंडर सुप्रीम कोर्ट जुडिसडिक्शन, इसके ऊपर आप टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिशनरी जो था ना, मिशनरी को फ्रीडम दिया गया कि आप इंडिया में आके अपना रिलीजन प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। 1 लाख रुपए को ग्रांट किया गया ताकि लिटरेचर एंड साइंस को यहाँ पे इंकरेजमेंट किया जा सके, ठीक है। ये आपका मेन प्रोविजन है, आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट आपका 1833, 20 साल, है ना। इसको हम सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। अगेन इसका प्रोविजन बैकग्राउंड यही था, प्रिंसिपल ऑफ लिसाजे फेयर, इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट अप्रोच टू इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, डिमांड टू शिफ्ट कंपनी रूल्स, कॉमर्शियल एंटिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्निंग बॉडी। अब उसी को लेके क्या हुआ, पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1833 आया। इसमें क्या हुआ, इसका मेन प्रोविजन था, इसको छोड़ते हैं, है ना। इसका मेन प्रोविजन यह था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, टू सेंट्रलाइज हो गया। यहाँ पे जो अथॉरिटी था वो इंटायर टेरिटरी पे हुआ, इंटायर टेरिटरी पे जो ब्रिटिश के द्वारा पोजेस किए गए थे, है ना। जो कॉमर्शियल प्रिविलेज था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको फुल्ली तरह से एबलाइज कर दिया गया। एंड ऑफ मोनोपोली, जो हमने चाय चाय पे देखा था और चाइना पे देखा था ना, तो उस पे 1830 में उस पे मोनोपोली था वो लोग का, लेकिन यहाँ पे वो भी उसको हटा दिया गया। अब यहाँ पे अलाउ किया गया क्या कि यूरोपियन एंड ब्रिटिश थे ना, वो फ्रीली एक्वायर्ड, होल्ड, डिस्पोज कर सकते एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। पहले अलाउ नहीं था, लेकिन अब उसका अलाउ कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो प्रेसिडेंट थे, उसको रिप्लेस करके यहाँ बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो लॉज थे ना, लॉज तो इंडिया में जो लॉज थे उसको अटेम्प्ट किया गया कोडिफाई करने का।
उसको कोडिफाई करके एक बनाना तो कोशिश किया गया है ना। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1834 में, जिसका चेयरमैन थे लॉर्ड मैकेलो, और बाकी जो मेंबर था जे एम मैड्रा, जे डब्ल्यू एडरसन, सी एच कैमरन, मैड सन कैमरा, मैड सन के पास कैमरा, इसे याद करें ना, मैकेलो तक को याद ही रहेगा, उसके बाद मैड सन कैमरा, ऐसे याद कर लोगे तो ही याद हो जाएगा आपको, है ना। जो 1834 में जो फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश किया गया, उस उसने रिपोर्ट कब सबमिट किया, 1837 में, जिसका नाम रखा गया मैकेलो कोड। यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ सिविल सर्विसेज को ओपन करने का ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, 1843 एक्ट के थ्रू यहाँ पे स्लेवरी को भी एबोलाइज किया गया। ये आपका हो गया 1833 का एक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें बैकग्राउंड क्या था, जो गवर्नर जनरल थे ना, उनका ड्यूअल रोल हो गया था। ड्यूअल रोल क्या हुआ था कि पहला तो क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का तो रोल प्ले करते ही थे, लेकिन दूसरा रोल उनका क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल का। इससे क्या हो रहा था कि जो भी पॉलिसीज आते थे ना, उसमें ज्यादा टाइम क्या होता था कि फेवर करते थे बंगाल पे, फेवरेटिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे होने लगा था इशू। एंड सेकंड क्या था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का भी डिमांड होने लगा, ताकि पावर दिया जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और यहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी अलाउ किया जाए। नेक्स्ट क्या था, इनएफिशिएंसी एंड डिले इन एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा। रीजन क्या था कि प्रेजेंस था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों का प्रेजेंस के कारण क्या होता था, काफी चीजें डिले होने लगा, इनएफिशिएंसी बढ़ने लगा, टाइम टेकिंग ज्यादा होने लगा। इससे का ये भी एक रीजन था, बैकग्राउंड में ये भी चीजें चल रहे थे, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, फिर पारित हुआ क्या हमारा 1853 का एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल काउंसिल में ना, जो काउंसिल था उसका लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग। उसके बाद जो 6 न्यू मेंबर को ऐड किया गया, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसलर बोलते थे, ठीक है। ये क्या करने लगा, मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगा। यहाँ पे क्या होता था कि जो मेंबर्स थे क्वेश्चन आस्क कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे पॉलिसी का, डिस्कस द पॉलिसी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको राइट टू वेटो अ बिल का पावर दिया गया, ठीक है, टू वेटो बिल, इसका पावर दिया गया। उसके बाद जो बिल्स थे ना, वहां पे सेलेक्ट कमिटी के पास रेफर किया जाता था। बिल किसको रेफर किया था, बिल सेलेक्ट कमिटी, अभी भी यहाँ पे होता है ना, बिल कमिटी के पास रेफर किया जाता। तो यहाँ पे भी एक एक्ट आया था, जो 1853 का एक्ट, यहाँ पे बिल किसको कहाँ बोलता था, सेलेक्ट कमिटी के पास, ठीक है। ये हो गया प्रोविजन। बाकी देखो, जो नंबर रिड्यूस किया गया, जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे ना और पावर, उसको रिड्यूस किया गया। जो पहले क्या था, 70 जो रेगुलेटिंग एक्ट वाले में पढ़े थे हमने, 24 आया था, ठीक है, उसको रिड्यूस कर क्या हुआ, 18 कर दिया गया। उसके बाद प्रोविजन आया सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी, जो डिवलिटी आ रहा था, डिवलिटी ऑफ रोल, उसको वहां पे उसको चीजों को हैम्पर काउंटर किया गया, एंड लाया गया सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी। ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ये आया। उसके बाद हमने मैकवेले कमेटी आया, जो अपॉइंट किया गया कब, 1854 में, सिविल सर्वेंट को लेकर। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आउट ऑफ 6 होते थे, जो 4 मेंबर थे अपॉइंटेड किए जाते थे लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, लाइक आगरा, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल। तो ये आपका हुआ 1773 से लेकर 1853। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम
पूरा देख लेंगे, आपका जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था वहां तक, एंड उसके साथ साथ ट्राई करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ था ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी साथ में कर लेंगे। तो ज्यादा वीडियो को और बड़ा नहीं करते, नेक्स्ट लेक्चर में इसको और दो चीजें कवर करेंगे, दो पार्ट। जो आज का रिमेनिंग जो बचा हुआ 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, एंड उसके बाद मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।